नमस्ते दोस्तों, स्कोर हाई चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक उत्तर प्रदेश की नदियां बहुत ही आसान ट्रिक से पढ़ने वाले हैं, जो उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। श्रोताओं, अगर आप कभी उत्तर प्रदेश को आसमान से या किसी सैटेलाइट मैप पर देखें तो आपको जमीन पर नीले धागों का एक बहुत ही उलझा हुआ अत्यंत घना जाल दिखाई देगा। हाँ बिल्कुल। और ये जाल ना दिखने में जितना खूबसूरत है, परीक्षाओं में छात्रों के लिए उतना ही खतरनाक भी है। सही कहा। मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं में यही जटिल जाल छात्रों से सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग करवाता है। एकदम सच बात है। तो आज के हमारे इस डीप डाइव का मिशन इसी नदियों के नीले जाल को सुलझाना है। बिल्कुल सुलझाएंगे, पर इस जाल को अगर हम बहुत करीब से देखेंगे ना तो सिर्फ उलझन ही हाथ लगेगी। अच्छा, ऐसा क्यों? देखिए, क्योंकि कोई नदी दाएं से आ रही है, कोई बाएं से कट रही है। इस जटिल जाल को ठीक से समझने के लिए हमें इसे जूम आउट करके एक स्पष्ट पैटर्न के रूप में देखना आवश्यक है। हाँ, ये बात तो है। जब हम पूरी पिक्चर को थोड़ा दूर से देखते हैं तो वो उलझे हुए धागे एक बहुत ही सलीके से काम कर रहे सिस्टम की तरह दिखने लगते हैं। तो फिर चलिए इस मैप को थोड़ा जूम आउट करते हैं। सबसे पहली चीज जो इस बड़े पैटर्न में उभर कर आती है वह है इन नदियों के बहाव की दिशा। बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियां एक बहुत ही स्पष्ट भौगोलिक पैटर्न का पालन करती हैं। हाँ, ज्यादातर नदियां उत्तर पश्चिम दिशा से प्रवेश करती हैं और इसके बाद इनका भाव सीधा दक्षिण पूर्व की ओर होता है। सही कहा आपने। लेकिन यहीं पर मेरे दिमाग में एक सवाल आता है। मतलब पानी का सामान्य स्वभाव तो ढलान की तरफ बहना है ना? हाँ बिल्कुल, पानी तो ढाल ही ढूंढता है। तो फिर ये पूरी की पूरी ढलान सिर्फ एक ही दिशा में क्यों है? ऐसा क्या है जो पूरे राज्य के पानी को दक्षिण पूर्व की तरफ ही धकेल रहा है? देखिए, इसके पीछे सीधा सा कारण है उत्तर भारतीय प्लेट का एक विशेष और प्राकृतिक ढाल। अच्छा, प्राकृतिक ढाल। हाँ, अगर हम जमीन की सतह के नीचे देखें तो टेक्टोनिक गतिविधियों और जमीन की विशेष बनावट के कारण इस ढाल का निर्माण हुआ है। मतलब ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि पानी एक ही तरफ जा रहा है। बिल्कुल नहीं। पूरी जमीन स्वाभाविक रूप से उत्तर पश्चिम से उठकर दक्षिण पूर्व की तरफ झुकी हुई है। अरे वाह! और इसी भौगोलिक झुकाव के कारण राज्य की नदियां इसी दिशा में बहने के लिए विवश हैं। मतलब हमने इस जाल का पहला रहस्य तो सुलझा लिया। दिशा का कारण वो विशाल झुकाव है जिस पर हम सब खड़े हैं। एकदम सही। अब दिशा तो समझ आ गई, लेकिन इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए जो अथाह जल आता है वो कहां से आता है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हाँ, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि परीक्षाओं में उद्गम स्थल को लेकर बहुत फंसाने वाले सवाल आते हैं। पूछा जाता है कि कौन सी नदी मैदान से आ रही है और कौन सी पठार से। बिल्कुल। उद्गम स्थल के आधार पर इन्हें 3 स्पष्ट श्रेणियों में बांटा गया है: हिमालयी, मैदानी और पठारी। और श्रोताओं, इसे याद रखने के लिए हम ना बैंकिंग लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, बैंकिंग लॉजिक। भूगोल को समझने के लिए ये सबसे बेहतरीन टूल है। चलिए सबसे पहले हिमालय नदियों की बात करते हैं। ये नदियां बिल्कुल एक फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी की तरह है। अच्छा, एफडी की तरह कैसे? क्योंकि इनका उद्गम ऊंचे पहाड़ों पर मौजूद विशाल ग्लेशियरों से होता है। ग्लेशियर असल में बर्फ के विशाल पहाड़ हैं जो लगातार पिघलते रहते हैं और नियमित रिटर्न देते हैं। हाँ, और एफडी की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपका पक्का बैलेंस हमेशा सुरक्षित रहता है। बिल्कुल सही। मतलब इस श्रेणी की नदियों में पूरे 12 महीने पानी लबालब भरा रहता है। हाँ, जैसे गंगा, यमुना, रामगंगा, घाघरा और गंडक। इस फिक्स डिपॉजिट का पानी कभी खत्म नहीं होता। समझ गया। और मैदानी नदियां? बैंकिंग लॉजिक के अनुसार ये नदियां एक सेविंग्स अकाउंट के समान है। सेविंग्स अकाउंट, जहां पैसे डालते हैं, निकालते हैं और बैलेंस ऊपर नीचे होता रहता है। एकदम सही पकड़ा आपने। ठीक वैसे ही मैदानी नदियां किसी ग्लेशियर से नहीं आती। तो फिर कहां से आती हैं? ये मैदानी इलाकों की झील, तालाब या दलदली क्षेत्रों से निकलती हैं, ग्राउंड वाटर से। ओहो! इसीलिए इनमें पानी का स्तर मौसम या मॉनसून के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। मतलब बारिश हुई तो अकाउंट में बैलेंस बढ़ गया और गर्मी आई तो पानी कम हो गया। बिल्कुल। गोमती, वरुणा और सई नदियां इसी सेविंग्स अकाउंट वाली श्रेणी में आती हैं। और हाँ, गोमती नदी पर तो अक्सर एक विशेष सवाल भी पूछा जाता है। हाँ, गोमती का विशेष उल्लेख तो बनता है। ये पीलीभीत के दलदली क्षेत्र फुलहर झील से निकलती है। और पीलीभीत से निकलकर ये लखनऊ और जौनपुर से गुजरती है। बिल्कुल। अब आते हैं तीसरी श्रेणी पर, जो है पठारी नदियां। ये नदियां दक्षिण दिशा की तरफ से प्रवेश करती हैं।
मुख्यतः मालवा या विंध्या के पठार से। तो अगर हिमालयी एफडी थी और मैदानी सेविंग्स अकाउंट, तो ये क्या है? ये पूरी तरह से करंट अकाउंट की तरह काम करती हैं। अरे वाह, करंट अकाउंट मतलब या तो भारी लेन देन हो रहा है या फिर बैलेंस एकदम खाली। एकदम। इन नदियों में भारी और तेज लेन देन होता है। ये जल के लिए पूर्ण रूप से मानसूनी बारिश पर निर्भर है। इनमें एक एक्सट्रीम बिहेवियर देखने को मिलता है, बारिश में भयंकर बाढ़ और गर्मियों में सूखने की कगार पर। सही बात है। चंबल, सिंध, बेतवा और केन इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। ये बैंकिंग लॉजिक वाकई बहुत सटीक है। हाँ, अब शायद ही कोई उद्गम स्थल के सवालों में उलझेगा। बिल्कुल। तो इन सभी श्रेणियों को समझने के बाद अब हम इस पूरे जल तंत्र की सबसे बड़ी बॉस की बात करते हैं, गंगा नदी, जो पूरे जल तंत्र को संचालित करती है। हाँ, यह देश की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। बिल्कुल, लेकिन अक्सर लोगों को इसके जन्म को लेकर थोड़ी भ्रांति होती है। हाँ, क्योंकि इसका जन्म किसी एक धारा के रूप में नहीं होता है ना। सही कहा। तथ्य यह है कि गंगा नदी गंगोत्री से गंगा नाम लेकर नहीं निकलती है। यह नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, तब इसका नाम भागीरथी होता है। सही कहा। इसका जन्म उत्तराखंड के देवप्रयाग में होता है, जहां भागीरथी और अलकनंदा का मिलन होता है। एकदम सही। भागीरथी और अलकनंदा के इसी मिलन से गंगा नदी का जन्म होता है। गंगा नदी का सबसे बड़ा हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश में ही बहता है। राज्य के भीतर इसकी कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है। अपने इस लंबे सफर में यह नदी उत्तर प्रदेश के 28 अलग अलग जिलों से होकर गुजरती है। परीक्षा के लिए इसका उत्तर प्रदेश में प्रवेश और निकास याद रखना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए क्या अचूक फॉर्मूला है? इसके लिए एक बहुत ही मजेदार बीबी ट्रिक है। अच्छा, बीबी ट्रिक? हाँ, पहले बी का अर्थ है बिजनौर, मतलब गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है। बिजनौर से प्रवेश। और दूसरे बी का अर्थ है बलिया, बलिया से राज्य के बाहर निकास। अरे वाह, बिजनौर से बलिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। बलिया से बाहर निकलने के बाद गंगा सीधे बिहार में प्रवेश करती है। हाँ। और मजेदार बात यह है कि बिहार में प्रवेश का स्थान है बक्सर। तो अगर हम इस पूरे सफर को देखें तो ये तो एक ट्रिपल बी का सफर बन गया। बिल्कुल, प्रवेश हुआ बिजनौर, निकास हुआ बलिया और बिहार में प्रवेश हुआ बक्सर। बिजनौर से बलिया होते हुए बक्सर। इसे एक बार सुन लिया तो शायद ही कोई एग्जाम में भूलेगा। पर मेरा एक और सवाल है। हाँ, पूछिए। सहायक नदियों को पहचानने का दायां और बायां तट का नियम क्या है, और वाराणसी के साथ क्या अपवाद है? देखिए, बाएं दाएं का नियम एकदम सीधा है। खुद को नदी के बहाव की दिशा में इमेजिन करें। जो नदियां आपके दाईं ओर यानी सीधे हाथ या दक्षिण से आकर मिल रही हैं, वे दाएं तट की नदियां हैं, जैसे सोन और यमुना। और बाईं ओर की? जो आपके बाईं ओर यानी उल्टे हाथ या पहाड़ों की तरफ से आकर मिल रही हैं, वे बाएं तट की नदियां हैं, जैसे घाघरा, गंडक और रामगंगा। ये तो आसान है, पर वो वाराणसी का क्या चक्कर है? हाँ, वो एक बड़ा अपवाद है। ज्यादातर प्रमुख शहर दाएं तट पर बसे हैं, लेकिन वाराणसी बाएं तट पर स्थित है। ऐसा क्यों? मतलब पानी तो ढलान की तरफ बहता है ना? इसका कारण जमीन के नीचे है। वाराणसी के पास जमीन के नीचे एक कठोर चट्टानी संरचना है, जिसे पानी काट नहीं पाता। ओहो, मतलब नदी को रास्ता बदलना पड़ता है। बिल्कुल। गंगा अचानक उत्तर दिशा की ओर एक अर्धचंद्राकार घुमाव ले लेती है। इसे उत्तरा वाहिनी गंगा कहते हैं। क्या बात है! एक कठोर चट्टान ने पूरी नदी का रुख ही मोड़ दिया। हाँ। अब जब गंगा के महत्व की बात हो ही रही है, तो इसमें रहने वाले एक विशेष जीव की बात करना बहुत जरूरी है, जो हाल ही में करंट अफेयर का हिस्सा बना है। बिल्कुल। 17 अक्टूबर 2023 को यूपी सरकार ने गंगा डॉल्फिन को राजकीय जलीय जीव घोषित किया है। हाँ, और श्रोताओं, स्थानीय भाषा में इसे सुसु कहा जाता है। सही कहा। और ये मुख्य रूप से एक अंधी डॉल्फिन होती है, जो केवल मीठे और साफ पानी में जिंदा रह सकती है। बिल्कुल। और परीक्षा के लिए ये एक हाई यील्ड तथ्य है। वो कैसे? क्योंकि 2009 से ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है और अब 2023 में राज्य स्तर पर भी इसे विशेष दर्जा मिल गया है। हाँ, और परीक्षकों को ऐसे दोहरे महत्व वाले तथ्य बहुत पसंद आते हैं। एकदम सही। चलिए, गंगा की बात हो गई, अब गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना
और उसकी जटिलताओं पर आते हैं। यमुना देश की चौथी सबसे लंबी नदी है, 1376 किलोमीटर। हाँ, जो बंद्रपूंछ ग्लेशियर से निकलती है। इसके सफर की भी एक विशेष ट्रिक है। बिल्कुल, सहारनपुर के फैजाबाद या फैजपुर से इसकी एंट्री होती है। और अंतिम अक्षर दर्शाता है प्रयागराज, जहां ये गंगा में मिल जाती है। हाँ, ये 19 जिलों का सफर तय करती है और उत्तर प्रदेश व हरियाणा के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। और हिंडन इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है, जो नोएडा, गाजियाबाद के भारी औद्योगिक क्षेत्रों से गुजरती है। पर दुख की बात है कि इसका पानी अब काले रंग का हो चुका है। हाँ, ये बहुत ही चिंताजनक बात है। खैर, सहायक नदियों की बात चली है, तो मुझे ये बताइए कि परीक्षकों द्वारा बिछाया जाने वाला ये टॉन्स नदी का जाल क्या है? अरे हाँ, टॉन्स नदी, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। ऐसा क्यों? क्योंकि भूगोल में एक ही नाम की दो नदियां हैं, एक है पहाड़ी टोन्स और दूसरी है पठारी टोन्स। पहाड़ी टोन्स सीधे यमुना की सहायक नदी है, जबकि पठारी टोन्स सीधे गंगा में जाकर मिलती है। ओहो, मतलब परीक्षा में प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल। अब यमुना की पठारी सहायक नदियों पर वापस आते हैं। यमुना की 4 प्रमुख पठारी नदियां हैं और उनके संगम को याद रखने की रचनात्मक कहानी या ट्रिक बिल्कुल वैसी ही है जैसा हमारे सोर्स में लिखा है। चंबल के डाकू इटावा गए, सिंध का जाल बुनकर, बेतवा के वीर ने केन को बांधा। अरे वाह, क्या कमाल की ट्रिक है ना? देखिए, चंबल के डाकू इटावा गए यानी चंबल नदी इटावा में मिलती है। सिंध का जाल बुनकर यानी सिंध नदी जालौन में मिलती है। बेतवा के वीर ने यानी बेतवा नदी हमीरपुर में मिलती है। और केन को बांधा यानी केन नदी बांधा में मिलती है। बहुत ही शानदार तरीका है ये। लेकिन इस ट्रिक में ना, जो चंबल के डाकू का जिक्र आया है, उसने मेरे दिमाग में एक सवाल खड़ा कर दिया। अच्छा, क्या सवाल? मतलब चंबल के डाकुओं के बारे में तो सबने सुना है, लेकिन भूगोल और इतिहास का ये कैसा कनेक्शन है? चंबल के बीहड़ ही डाकुओं की पनाहगाह क्यों बने? देखिए, ये अवनलिका अपर्दन, जिसे अंग्रेजी में गली इरोजन कहते हैं, उसका विज्ञान है। गली इरोजन? हाँ, नदी का तेज बहाव पानी को मिट्टी में 20 से 30 मीटर गहरी खाइयां बनाने में मदद करता है। 20 से 30 मीटर? बाप रे, तो बहुत गहरा है। बिल्कुल। और समय के साथ ये खड्ड एक भूल भुलैया जैसे बीहड़ में बदल जाते हैं। इन्हीं कटीले रास्तों ने चंबल के बागियों और डाकुओं को प्राकृतिक और अभेद्य सुरक्षित पनाहगाह दी, जहां पुलिस की जीप के लिए नेविगेट करना नामुमकिन था। मतलब अवनलिका अपर्दन ने न सिर्फ भूगोल बदला, बल्कि एक पूरे सामाजिक परिवेश और इतिहास का निर्माण किया। एकदम सही कहा आपने। क्या बात है। तो श्रोताओं, आज हमने उत्तर प्रदेश के इस नीले जाल को जूम आउट करके देखा। हमने गंगा यमुना की यात्रा को समझा, टोन्स का कंफ्यूजन दूर किया और अवनलिका अपर्दन के विज्ञान को जाना। बिल्कुल। आज के इस डीप डाइव का निष्कर्ष निकालते हुए मैं वही कहूंगा जो हमारे सोर्स में बिल्कुल सटीक शब्दों में लिखा है। नदियां केवल पानी का बहाव नहीं है, बल्कि ये यूपी की कृषि, अर्थव्यवस्था और प्राचीन शहरों की लाइफलाइन है। एकदम सच। आज हमने बहुत कुछ समझा। और श्रोताओं, ऐसी ही उपयोगी और परीक्षा उपयोगी जानकारी के लिए स्कोर हाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।